नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और मैं आपके लेकर आया हूं मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे ऐसी खबरें जो डालेंगी आपकी जेब पर असर और कुछ ऐसी खबरें भी जिनका होगा आपके जीवन पर असर। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सिलसिला। अगर आप भी पर्सनल, ऑटो या होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो ज़्यादा EMI चुकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी MCLR की दर में 0.05% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई दरें 12 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। इससे बैंक की 1 साल की अवधि के लिए MCLR बढ़कर के 7.35% हो जाएगी। इसी तरह एक रात की अवधि 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के MCLR को 0.05% बढ़ाकर क्रमशः 6.50%, 6.95%, 7.10% और 7.20% कर दिया गया है। 1 साल के MCLR में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन महंगे हो सकते हैं। एक अन्य बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दर में 0.40% की कटौती करने का ऐलान किया है। नई दरें 11 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं और 7 दिनों से 45 दिनों की अवधि वाली FD पर पहले 3.40% ब्याज दर मिलती थी, जो अब 3% ही मिलेगी। अब म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर कर सकेंगे PE फंड। सेबी करने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। जी हाँ, आपको बता दें कि प्राइवेट इक्विटी फंड और अन्य गैर पात्र संस्थाओं को जल्द ही म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करने की मंजूरी मिलेगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है जो मौजूदा नियमों को परखेगा और अलग पात्रता मानदंड की सिफारिश करेगा। सेबी की वर्किंग ग्रुप द्वारा सुझाए गए पात्रता मानदंड के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी फंड और अन्य गैर पात्र संस्थाओं को स्पॉन्सर करने की अनुमति मिलेगी। सेबी ने कहा कि यह वर्किंग ग्रुप असेट मैनेजमेंट कंपनी में स्पॉन्सर की मौजूदा न्यूनतम 40% हिस्सेदारी को कम करने की जरूरत की जांच करेंगे और इस संबंध में अपनाए जाने वाले विकल्प की तलाश भी करेंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड में 40% या उससे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली किसी भी संस्था को स्पॉन्सर माना जाता है और उन्हें पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। नेस्ले और TCS के निवेशकों के लिए आई है खुशखबरी। कंपनियों ने दिया है डिविडेंड देने का ऐलान। जी हाँ, अपने क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियां नेस्ले और TCS ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड की घोषणा की है। FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया ने प्रति शेयर 25 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की। कंपनी डिविडेंड का भुगतान 6 मई को या फिर इसके बाद करेगी। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने भी अपने शेयर धारकों के लिए प्रति शेयर 22 रुपए का अंतिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मार्च में पेट्रोल की बिक्री बढ़ करके पहुंची है रिकॉर्ड हाई पर। क्यों बढ़ रही है फ्यूल की मांग, वो जानते हैं। भारत में पेट्रोल की बिक्री अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ मार्च में फ्यूल की मांग अपने 3 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई। दरअसल महामारी के बाद देश में मजबूत आर्थिक सुधारों के अनुमान से फ्यूल की डिमांड को सपोर्ट मिल रहा है। मार्च 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 1.94 करोड़ टन रही, जो कि मार्च 2019 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पता चलता है कि महामारी की तीसरी लहर के असर से इकोनॉमी काफी हद तक उबर चुकी है। मार्च में डीजल की मांग 6.7% बढ़कर 77 लाख टन पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल की खपत 6.1% बढ़कर 29.1 लाख टन रही। खास बात यह रही कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की मांग मार्च में महामारी पूर्व स्तर को पार कर गई है। डीजल की मांग खेती से जुड़ी गतिविधियों के कारण बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की मांग बढ़ने की एक वजह कीमतों में वृद्धि की आशंका भी रही है। तो ये तो रही पेट्रोल डीजल की बात, लेकिन अब जरा फिर से बात कर लेते हैं IPO की। जी हाँ, IPO बाजार में हलचल फिर से तेज हो रही है। बताते हैं आपको LIC के IPO से जुड़ी हुई खबर। 15 अप्रैल के बाद हो सकता है ये इशू लॉन्च। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO को लाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने मंत्रियों के एक शीर्ष समूह को अप्रैल के मध्य या फिर अंत की तारीखों का सुझाव दिया है। मंत्रियों के समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। मंत्रियों का यह समूह जल्द ही इस पर यह फैसला ले सकता है और अधिकारियों को IPO लॉन्च करने की तैयारियां शुरू करने का आदेश दे सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और सरकार की तरफ से नियुक्त इंटरमीडिएरीज ने शेयर मार्केट का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा स्थिति LIC की लिस्टिंग के लिए मुफीद है। LIC के IPO को सरकार पहले मार्च के महीने में लॉन्च करना चाहती थी। हालांकि रूस और यूक्रेन की जंग के चलते शेयर बाजार में आई अस्थिरता के कारण सरकार ने अपनी इस योजना को टालना पड़ा है। सोना खरीदने वालों को आज फायदा हुआ है, जबकि शेयर बाजार में निवेश करने वालों को हुआ है आज नुकसान। जी हाँ, दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का हाजिर दाम 304 रुपये उछल करके 52,302 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शुक्रवार को सोने का भाव 51,998 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस दाम पर सोना खरीदने वालों को फायदा हुआ है। सोने की तरह चांदी भी 508 रुपये बढ़कर
67,407 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1953 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। सोमवार को शेयर बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 483 अंक फिसल करके 58,964 पर बंद हुआ है। ऊंची ब्याज दरों को लेकर उपजी चिंताओं के बीच निवेशकों ने IT, कैपिटल गुड्स और बैंकिंग शेयरों में जम करके बिकवाली की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन गेम खेलने वालों की। जी हाँ, इनके लिए अब सरकार नियम बदलने वाली है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए नए नियम आ सकते हैं। सरकार को अब इस तरह के ऑनलाइन गेम्स में बड़ा खेल नजर आ रहा है, क्योंकि इन खेलों में अब भारी भरकम पैसा लगने लगा है। सरकार को इस बात का अंदेशा है कि ऑनलाइन गेमिंग में लगने वाला पैसा काला धन ना हो, जिसे सफेद बनाने के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ऑनलाइन गेम्स को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स को KYC करानी होगी। गेमिंग कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली ट्रांजैक्शन को जांच एजेंसियां ट्रैक नहीं कर पा रही हैं। इस बीच मारुति सुजुकी ने शुरू की है XLX के नए संस्करण की बुकिंग। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार से अपने नेक्सा रिटेल चैनल के जरिए XL6 के नए संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह बहुउद्देशीय मॉडल अगली पीढ़ी के इंजन, उन्नत ट्रांसमिशन, बेहतर सुविधाओं और बोल्ड स्टाइल के साथ आएगा। XL6 की विशेषताओं में एक मजबूत SUV डिजाइन और एक विशाल 6 सीटों वाली MPV सुविधा शामिल है। ये 6 सीटों वाला मॉडल देश भर के सभी 410 नेक्सा शोरूम में उपलब्ध होगा। इस बीच एप्पल ने भारत में शुरू कर दिया है iPhone 13 का उत्पादन। एप्पल ने भारत में iPhone 13 का उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे मेक इन इंडिया को और बल मिलेगा। iPhone 13 को फॉक्सकॉन के चेन्नई में स्थित संयंत्र में बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एप्पल ने 2017 में iPhone SE के साथ भारत में iPhone का निर्माण शुरू किया था। कंपनी इस समय भारत में iPhone 11, iPhone 12 और अब iPhone 13 सहित अपने सबसे उन्नत iPhone बनाती है। iPhone 13 आधुनिक 5G A15 बायोनिक चिप और बड़ी बैटरी और बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। चलिए अब बात कर देते हैं IPO बाजार की हलचल की। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड का शेयर 137 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले सोमवार को BSE पर लगभग 15% प्रीमियम के साथ 157 रुपए पर लिस्ट हुआ। NSE पर शेयर करीब 9% टूटकर 125 रुपए के भाव पर खुला। वेरांडा लर्निंग के IPO को 3.53 गुना अभिदान मिला था। इस बीच गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड ने IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है। DRHP के अनुसार IPO के तहत 300 करोड़ रुपए तक के ताजा इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। प्रवर्तक और मौजूदा शेयर धारक 1.25 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री OFS के जरिए करेंगे। कंपनी IPO से मिली राशि का इस्तेमाल कर चुकाने, कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए करेगी। भारत की सबसे बड़ी होम हेल्थ केयर सेवा प्रदाता पोर्शिया मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड ने IPO से 1000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बनाई है। मौजूदा शेयर धारक 700 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली करेंगे, जबकि कंपनी 200 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। कंपनी मई में सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा करवा सकती है। तो फिलहाल मनी टाइम को यहीं समेटते हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अपने इस इन्फोग्राफिक्स के साथ। नमस्कार।